अच्छा जी, बस अब इसकी डिलिमिटेशन और फिर उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक डिस्कस करना है। उसके बाद जो है वो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक की क्यों ज़रूरत है, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करने के बाद हम जो हैं मतलब नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसमें हम रीजनिंग डिस्कस करेंगे, जो कि कुछ फॉर्मूले हैं और एल्गोरिथम उसकी मदद से यूज़ किया था। कुछ लोग और आ जाएं फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो हम आने वाली नस्लों को बताएंगे कि कैसे हमने घर बैठे एक वायरस से लड़ाई लड़ी। जी मैं बोल जी, आवाज़ आ रही है सबको? कुछ लोग और ज्वाइन कर लें तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, कुछ लिमिटेशन है प्रोपोजिशनल लॉजिक की। सबसे पहली लिमिटेशन क्या है कि कैन ओनली रिप्रेजेंट नॉलेज एज अ कंप्लीट सेंटेंस। मतलब क्या है कि द बॉल कलर इज ब्लू एक कंप्लीट सेंटेंस के तौर पे ना आप हमेशा इसको बता सकते हैं, मतलब इसमें कोई कमी पेशी नहीं कर सकते। आखिर में क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट एनालाइज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। जी, तो इसकी लिमिटेशन ये है कि फर्ज करें कि आप किसी एक सेंटेंस को एक से ज्यादा लोगों पे ट्रू करना चाह रहे हैं। अभी स्ट्रक्चर देखेंगे ना आप लोग इसका, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसकी लिमिटेशंस हैं। ये देखिएगा, तो कुछ चीजें इसमें देख लेते हैं, जरूर सुकून से देखिएगा ताकि प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे यहीं बता दें आप। प्रेडिकेट लॉजिक की एग्जांपल, ये वही टॉपिक है जो आप लैब में कर रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा हम अपने टॉपिक पे रखते हुए देखते हैं। देखिए, इस तरीके से आप अपने प्रेडिकेट्स को डिफाइन कर सकते हैं, लाइक अहमद इज अ मैन। तो मैन का एक प्रेडिकेट बना लिया, अब उसके अंदर नाम जो है सबका आ सकता है। इसी तरीके से अहमद फादर इज बिलाल, अहमद फादर इज बिलाल। अहमद ब्रदर इज चांद, बिलाल ओन्स कार, बिलाल इज टॉल, अहमद हेट्स चांद एंड वॉट एवर। तो इस तरीके से ना हम डिफरेंट बना सकते हैं। अभी मैं फॉर्मूले नहीं सिखा रहा आपको, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप एक चीज को एक से ज्यादा लोगों पर ट्रू कर सकते हैं। तो ये कहलाती है प्रेडिकेट लॉजिक्स। इसमें जो मेन चीजें हैं वो आपके काम की जो है, ये 5 तो हैं ही जो आपने पढ़ी हैं, ठीक है। ये एक चीज और है जो कि कहलाती है क्वांटिफायर, और ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मेरे साथ रहिएगा। क्वांटिफायर दो तरह के हैं, एक कहलाता है फॉर ऑल और दूसरा कहलाता है दियर
बता। आवाज आ रही है? क्लियर आ रही है? पहले क्यों नहीं आ रही थी? चलें, ये उन फॉर्मूले में यूज करते हैं जहां पर सेम ट्रुथ वैल्यू तमाम वेरिएबल्स को असाइन करनी होती है उस डोमेन के अंदर। फॉर ऑल, अब देखें, पहले मैं आपको दो एग्जांपल समझाता हूं, फिर जो है वो आप मुझे समझाइएगा। ये देखें, एक दो चीजें आप मैं आपसे पूछूंगा। मैं इस तरीके से लिखा हुआ है, इसका मतलब है फॉर ऑल एक्स, इसका मतलब है जितने भी एक्स हैं, सच दैट एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं, लिखने का तरीका एक ही हो सकता है। देखें, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। इसका मतलब है इन वर्डिंग में अगर मैं पढ़ूं, फॉर एवरी एक्स, फॉर ऑल एक्स वेयर एक्स इज अ नंबर सच दैट एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x इज ट्रू। एक और एग्जांपल दे रहे हैं आपको, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज स्क्वायर या एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर इंप्लाइज दैट एक्स इज पॉलीगॉन। अब इसको समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि भाई फॉर ऑल एक्स, वेरिएबल की बात हो रही है तो आपने एक्स कंसीडर कर लिया। अब ये कह रहे हैं एक्स को क्या होना चाहिए, एक्स को क्या होना चाहिए, स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर है तो इंप्लाइज दैट एक्स पॉलीगॉन भी होगा। अभी थोड़ी देर पहले आप इंप्लाइज दैट पढ़ के आए थे, उसकी इंप्लीमेंटेशन देख लें यहाँ पर। इफ एक्स इज ए स्क्वायर इंप्लाइज दैट एक्स इज पॉलीगॉन। इसका मतलब है अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्या है, पॉलीगॉन भी है। अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तब भी एक्स पॉलीगॉन हो सकता है या नहीं हो सकता, ये डिपेंड नहीं करता। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स पॉलीगॉन लाजमी होगा। इज इट क्लियर? अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, मैं सिर्फ आपको फॉर ऑल समझा रहा हूँ, इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल भी करवाऊंगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज स्क्वायर इंप्लाइज दैट एक्स इज पॉलीगॉन। तो यहां पर हमने इंप्लाइज दैट क्यों लगाया अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन फॉर ऑल का इस्तेमाल देख लें आप। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है, मतलब वर्डिंग में ऐसे पढ़ सकते हैं, फॉर एवरी एक्स वेयर एक्स इज अ शेप इफ एक्स इज अ स्क्वायर देन एक्स इज पॉलीगॉन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, पहले एक एग्जाम्पल और देख लें फिर उसको मैं समझाता हूं। एवरीवन एट कीट इज स्मार्ट। तो हमने क्या लिखा, फॉर ऑल एक्स। अब एक्स जो है वो दुनिया के तमाम लोग नहीं है, हमने कंडीशन क्या लगा दी है, हमने कंडीशन लगा दी है कि एक्स को कहाँ होना चाहिए, कीट में होना चाहिए। हमने एक कंडीशन क्या लगा दी है कि एक्स को कहाँ होना चाहिए, कीट में होना चाहिए। तो देखें, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज दैट कीट। अब ये जो प्रेडिकेट लिखने का तरीका है ना, ये आपकी चॉइस है। आप एड का प्रेडिकेट बनाते हैं, इन का प्रेडिकेट बनाते हैं, मतलब लोकेशन का प्रेडिकेट बनाते हैं, ये आपकी चॉइस है। लेकिन प्रेडिकेट ऐसा बनाए जो आसानी से समझ में आ जाए। समझ रहे हैं आप ये बात? अब आप यहाँ एबीसीडी ना लिखें, लिख सकते हैं आप, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो लॉजिकल होना चाहिए प्रेडिकेट। एड का मतलब है कि भाई पढ़ के समझ में आ रहा है कि किसी पोजीशन की बात कर रहा है कि एक्स जेड की। फॉर ऑल एक्स, तमाम एक्स, वो एक्स जो कीट पर हैं, इंप्लाइज दैट दे आर स्मार्ट। अगर एक्स जो है वो कीट पर है, अब हम एक एक इंडिविजुअल पिक करेंगे। हमने पिक किया एबीसी, हमने चेक किया क्या वो कीट पर है, अगर वो कीट पर है तो वह स्मार्ट भी होगा। हमने दूसरा एक्स पिक किया के, वो कीट पर नहीं है, अब वो स्मार्ट हो भी सकता है और स्मार्ट नहीं भी हो सकता। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, जो मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा, वो ये समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है जो कि फॉर ऑल है, फॉर ऑल जो है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, इसके साथ यूजुअली इंप्लाइज दैट यूज होता है। मेरी बात का मतलब क्या है ये देखिएगा। टिपिकली इंप्लाइज दैट इज द मेन कनेक्टिव विद फॉर ऑल। लोग क्या करते हैं या स्टूडेंट क्या करते हैं, फॉर ऑल के साथ एंड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, एंड, मतलब इस जगह पे एंड लगा दिया, इस जगह पे आप एंड लगा दें। मैं थोड़ा सा कट करता हूं फिर आपसे मीनिंग पूछूंगा, अगर आप लोग मेरे साथ हैं तो आप ये आंसर भी कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये देखिएगा, फर्स्ट करिए मैं इस जगह पे एंड लगा दूं, फर्स्ट करिए यहाँ पर ये इंप्लाइज दैट नहीं लगा हुआ, एंड लगा हुआ है। क्या कोई मुझे इसकी मीनिंग समझा सकता है? फर्स्ट करिए यहाँ पर इंप्लाइज दैट नहीं लगा हुआ, एंड लगा हुआ है। क्या मुझे कोई इसकी इंग्लिश में मीनिंग समझा सकता है, मतलब इंग्लिश में मतलब वर्डिंग में? जी, जो भी आंसर है दे दें, मैं उस पर एक्सप्लेन कर दूंगा।
ठीक है, तो मोहतशिम ने जो आंसर किया ये हो गया। अब अगर इसमें और हमारी स्टेटमेंट में कोई फर्क है या दोनों सेम बात है? मोहतशिम ने जो आंसर दिया है वो सही है। अब मुझे बताइए, मोहतशिम ने जो आंसर दिया है और जो हमारी लाइन ऊपर लिखी हुई है एवरीवन एट केट इज स्मार्ट, क्या ये दोनों बातें एक ही हैं या अलग अलग हैं? फर्क है ना? ये कह रहे हैं असदुल्ला एक ही है, मुतशिम कह रहे हैं फर्क है, डिफरेंस है, रहीम कह रहे हैं डिफरेंस है। ठीक है, फर्क है। अब फर्क क्यों है, जो एक कोई अगर स्टूडेंट आंसर कर सके तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं मुझे बता दें किसी का माइक खोलना है, कोई भी अपना नाम खुद से बता दे तो मैं उससे पूछ लेता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर दें जो भी है, जो आपको समझ में आ रहा है। कोई बताएगा जिसका माइक खोलना है? जी, कोई बता सकता है? एनीवन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कौन ये कौन कौन? मोहतशिम मोहतशिम जी, बताइए। सर, ये जो हमने अभी बाद में हमने सेंटेंस बनाया है उसमें ये लॉजिक बन रही है कि हर कोई जो कीड में है, मतलब एक्स जो है वो कीड में है, तो एक्स जो है वो स्मार्ट है। हालांकि हमारी जो ऊपर जो स्टेटमेंट है एवरीवन एट कीड इज स्मार्ट, कि मतलब जो कीड में है वो स्मार्ट है, और नीचे जो लॉजिक बन रही है उसके हिसाब से ये है कि एक्स इज इन कीड और एक्स इज स्मार्ट। तो ये डिफरेंस आ रहा है, इसमें ये मीनिंग नहीं बन पा रहा कि जो कीड में है वही स्मार्ट है। अच्छा चले, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ी सी मुझे लगता है इसमें कुछ कमी बेशी है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, एवरीवन एट कीट इज स्मार्ट का मतलब है कि भाई अगर कोई कीट मरे है तो स्मार्ट है। इसका मतलब ये नहीं है दुनिया में स्मार्ट लोग एग्जिस्ट नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम कीट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, लेकिन अगर कीट के अलावा कोई है तो वो स्मार्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सही है। हमारी वाली स्टेटमेंट से जो भी आप लोग लिख के बता रहे थे मुझे कि एवरीवन एट कीट एंड एवरीवन इज स्मार्ट, तो इसका मतलब है सब लोग जो एक्स हैं वो कीट पर भी हैं और वहीं पर ही स्मार्ट है। इसका मतलब है एक्स जो है अगर वो कीट पर नहीं होगा तो वो स्मार्ट नहीं होगा। दोबारा समझाता हूँ। फर्ज करें मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मैंने लिखा मैं एक्स हूँ ए। ए, आपने बोला सर आप कीट पर हैं, मैंने कहा नहीं मैं इस पर कीट पर तो नहीं हूँ। तो आपकी लॉजिक के हिसाब से कीट के मतलब मैं अपनी बात तो नहीं कर रहा, अजीब सी बात हो जाएगी। फर्ज करें मैं कीट को, एक बंदा कीट पर नहीं है, तो आपकी लॉजिक के हिसाब से वो स्मार्ट भी नहीं हो सकता अगर आपने एंड लगा दिया। लेकिन हमारी इंग्लिश वाली स्टेटमेंट से कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि जो लोग कीट पर नहीं है वो स्मार्ट नहीं होंगे। तो अगर मैं स्लाइड में समझा दूं आपको, जो स्लाइड पे लिखा हुआ है, ताकि बेहतर समझ में आ जाए, नेक्स्ट स्लाइड में देखें, ये देखिएगा। मीन्स एवरीवन एट कीट एंड एवरीवन इज स्मार्ट, इसका मतलब है कि अगर कीट पे कोई नहीं होगा तो वो स्मार्ट नहीं होगा, क्योंकि एंड लॉजिक लगी हुई है। अगर ये ट्रू होगा तो ये ट्रू होगा, जबकि इसमें ऐसी बात नहीं हो रही थी। इज इट क्लियर? कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट, इंप्लाइज दैट की जगह पे क्या लगा देते हैं, एंड लॉजिक लगा देते हैं। तो ये याद रखिएगा कि फॉर ऑल के साथ मेन कनेक्टिव जो है, मेन कनेक्टिव, इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर ऑल वाले में कंपाउंड स्टेटमेंट में और एंड नहीं आ सकता। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वही समझाना चाह रहा हूँ कि फर्ज करें मैं बोलूं इस जगह पे अगर एंड आ रहा है तो आ जाए, लेकिन मेन कनेक्टिव इंप्लाइज दैट होगा, इंप्लाइज दैट की जगह पे एंड नहीं आएगा। मतलब जिस तरीके से आप रूल्स बनाते थे तो रूल्स में कंपाउंड स्टेटमेंट होती थी तो पहले एंड आ सकता था। मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में, मुझे 1 मिनट दे दें बस। अच्छा, दूसरा कनेक्शन कौन सा आपका, देयर एग्जिस्ट, उल्टा ही, ठीक है ना, इन्वर्ट ही कर लें इसको। ये कहता है देयर एग्जिस्ट फॉर सम, फॉर एटलीस्ट वन देयर इज वन, ठीक है, देयर एग्जिस्ट फॉर सम, फॉर एटलीस्ट वन देयर इज वन, ये वो चीज है। तो अब अगर इसको देखें हम तो ये क्या कह रहा है, इसको एक एग्जांपल देख लेते हैं। देयर एग्जिस्ट सम एक्स, देयर एग्जिस्ट सम एक्स, देयर एग्जिस्ट सम एक्स सच दैट एक्स इज अ पर्सन, मतलब एक्स है तो उसको पर्सन होना चाहिए, एंड एक्स इज अहमद फादर। देयर एग्जिस्ट सम एक्स सच दैट एक्स इज अ पर्सन एंड एक्स इज अहमद फादर। अब यहां जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो क्या करते हैं, पहले वाली एग्जांपल देख लेते हैं फिर वहां पर आते हैं। इंग्लिश में बात कर लें, समवन एट कीट इज स्मार्ट, इसका मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट सम एक्स, देयर एग्जिस्ट सम एक्स, हम कह रहे हैं कम से कम एक बंदा है जो कि एग्जिस्ट करता है, उसको कहां होना चाहिए, कीट पे होना चाहिए, और साथ साथ क्या होना चाहिए, उसे स्मार्ट भी होना चाहिए। दोबारा समझ लीजिए, समवन एट कीट इज स्मार्ट, हम कह रहे हैं कम से कम एक बंदा है, देयर एग्जिस्ट समवन,
इसका मतलब है कम से कम एक बंदा है जो कीट पर भी है और स्मार्ट भी है। तो यहाँ पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा दोनों के दरमियान में, क्या लगाना पड़ेगा दोनों के दरमियान में, एंड लगाना पड़ेगा। अब अगर फर्ज कर लीजिए, इसको पहले समझाते हैं, फिर यहाँ पर और लगा वो इम्प्लाइज दैट लगा के देखते हैं। देखें, देयर एग्जिस्ट एक्स, भाई कोई है, कहाँ है, वही एक्स जो कीट पर है उसी को स्मार्ट होना चाहिए। तो बीच में एंड बता रहा है कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम ये चेक ही नहीं करेंगे। अगर एक्स कीट पर नहीं है तो हमारी भला से वो स्मार्ट है या नहीं है हमारी कंसर्न है। हमारे कह रहे हैं समवन एट कीट इज स्मार्ट, उसको स्मार्ट होना चाहिए अगर वो कीट पर है तो। अब अगर फर्ज कर लें इसकी जगह पे मैं लगा दूं अपोजिट करके, जो आप अभी कर रहे थे काम, इसको मैं हटा दूं यहाँ से और मैं लगा दूं यहाँ पर इम्प्लाइज दैट, तो कोई मीनिंग बता सकता है मुझे, कोई मीनिंग बता सकता है? जी शाबाश, इम्प्लाइज दैट लगा हुआ ये। डेफिनेटली देयर एग्जिस्ट सम एक्स, आगे बताइए। देयर एग्जिस्ट समवन एट कीट देन समवन इज स्मार्ट, सारे से बता रहे हैं, ठीक है। अब अगर अगेन फर्क पूछा जाए आपसे दोनों में तो क्या है? हाँ, तो यहां पर फर्क क्या आ गया, देयर एग्जिस्ट सम एक्स सच दैट एक्स इज कीट इंप्लाइज दैट एक्स इज स्मार्ट। तो ये कंडीशन उनके लिए भी ट्रू हो सकती है जो कीट पे नहीं होंगे, हाँ या ना? अगर मैं इंप्लाइज दैट लगा दूं, बिल्कुल हो सकता है, बेसिकली हो सकता है आप एक्स को यहां से भी ट्रू करके बाहर ले आएंगे। अब समझने की कोशिश कीजिए, हम ये चाहते हैं कि हमें कीट पे कोई बंदा मिले जो स्मार्ट हो। अब फर्ज करें हमने एक्स पिक किया और एक्स कीट पे नहीं था, ये कंडीशन उस एक्स को भी बाहर ले आएगी, समझ रहे हैं? और हमें क्या चाहिए, वो एक्स जो कीट पर हो और स्मार्ट भी हो। ये बात समझ में आ रही है? मैंने कहा मुझे एक स्टूडेंट दे दो यार कि जो कीट में और स्मार्ट भी हो, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कहा मुझे एक स्टूडेंट दे दो जो कीट पर और स्मार्ट, हमने लॉजिक लगा दी, हमने पहले एक्स को पिक किया, पता चला वो कीट पे नहीं है, पता चला वो कीट पे नहीं है, लेकिन इम्प्लाइज डेट की वजह से स्मार्ट था वो, इम्प्लाइज डेट की वजह से ओवरऑल कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू हो गई। मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए मैं ये कह रहा हूँ, मैंने कहा भाई मुझे एक एक्स चाहिए जो कि कीट पर हो और स्मार्ट भी हो। आपने बोला सर ठीक है, हम रैंडम लोगों को चेक करते हैं। हमने एबीसी चेक किया, पता चला भाई, पता चला कि ये चीज उसके लिए फॉल्स हो गई। क्या हो गई? फॉल्स हो गई। पता चला ये चीज उसके लिए फॉल्स हो गई, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों के? जी, मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? ये देखिएगा, पता चला ये चीज उसके लिए फॉल्स हो गई, लेकिन चूंकि ये इम्प्लाइज दैट लगा हुआ है तो वो इसे चेक करेगा। अब जब वो इसे चेक करेगा तो वो क्या बोलेगा, फर्स्ट कर लीजिए कि हमारे डेटाबेस में ये वैल्यू गिवन है कि एबीसी जो है वो स्मार्ट है। फर्स्ट कर लीजिए हमारे डेटाबेस में ये वैल्यू गिवन है कि एबीसी क्या है, स्मार्ट है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अकॉर्डिंग टू इम्प्लाइज दैट इफ पी इज फॉल्स, इफ पी इज फॉल्स देन क्यू कैन बी ट्रू। तो ओवरऑल कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो ये यहां से बाहर आके बोलेगा कि भाई एक्स जो है हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? क्योंकि हम ये चाह रहे थे कीट पे भी हो और स्मार्ट भी हो। इज इट क्लियर? अब फर्ज कर लीजिए इम्प्लाइज दैट नहीं लगा हुआ, फर्ज कर लीजिए इम्प्लाइज दैट नहीं लगा हुआ, एंड लगा हुआ है। फर्ज कर लीजिए इम्प्लाइज दैट नहीं लगा हुआ, एंड लगा हुआ है, ठीक है। और आप अगेन आ गए यहाँ पर, अब एंड लगा हुआ है तो ये दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू। तो एबीसी कीट पर भी है और एबीसी क्या है, स्मार्ट भी है, तो ओवरऑल कंडीशन ट्रू होगी। लेकिन फर्ज कर लीजिए कि आपका एबीसी कीट पर नहीं है, तो ये कंडीशन अगर ट्रू हो भी जाती है तो ओवरऑल कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, फॉल्स हो जाएगी। इसका मतलब है आपको यहाँ से आंसर नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो टिपिकली मेन कनेक्टिव जो होता है देयर एग्जिस्ट के साथ क्या होता है, वो एंड लॉजिक होती है, और जो फॉर ऑल होता है उसके पास जो टिपिकल मेन कनेक्टिव होता है वो क्या होता है, एंड होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लीजिए यहाँ पर, ठीक है। हम इसकी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, मैं पढ़ने के लिए भी दूंगा आपको, जाहिर सी बात है। मैं इसलिए भी पढ़ा रहा हूँ कि आप नेक्स्ट थर्सडे तक फिर इसको देख लें जितनी भी आपके पास हैं चीजें, तो कोई प्रॉब्लम हो तो फिर हम उसमें बात कर लेंगे। इसलिए भी मैं आपको थोड़ा सा भी स्पीड से देखें। इफ ट्रू इफ देयर इज एनीवन हु इज नॉट एट कीट, ये कंडीशन उस वक्त भी ट्रू हो सकती है जब कोई कीट पे ना हो, सही है।
कुछ सवाल है यहां तक किसी को भी? चलें, ये देखें कुछ इनके आपस में रिलेशंस हैं, उन रिलेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई इज द सेम एज फॉर ऑल वाई फॉर ऑल एक्स। इसका मतलब है पोजीशन मैटर नहीं करती अगर दोनों फॉर ऑल हैं। इज इट क्लियर? मतलब मैं अलग अलग दो ग्रुप की बात कर रहा हूँ एक ही स्टेटमेंट में, तो पोजीशन मैटर नहीं करती। मतलब अगर सेम है ये दोनों फॉर ऑल, तो इसमें कोई नेस्टेड नहीं है कि कोई एक अंदर आना चाहिए कोई एक बार। मैंने कहा वो दुनिया के वो तमाम लोग जो नमाज पढ़ते हैं और दुनिया के वो तमाम लोग जो ज़कात देते हैं, ये दो अलग अलग ग्रुप हो सकते हैं, क्योंकि नमाज अलग लोग पढ़ते हो सकता है, ज़कात कुछ लोग दोनों कैटेगरीज में आते होंगे, तो मैं इसको आगे पीछे करके लिख सकता हूँ। ठीक है, सेकंड वाली देख लें, देयर एग्जिस्ट के लिए भी यही है, केस सेम है, ये कॉन्सेप्ट सेम है देयर एग्जिस्ट के लिए। ठीक है, देयर एग्जिस्ट के लिए भी कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन अगर एक फॉर ऑल है और एक देयर एग्जिस्ट है तो इनकी पोजीशन सेम नहीं हो सकती। क्लियर? अगर एक फॉर ऑल है एक देयर एग्जिस्ट है तो इनको आगे पीछे लिखने से इनकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। एग्जाम्पल नीचे लिखी हुई है, उसको देख लीजिए। ऊपर वाली एग्जाम्पल देखिए, फिर नीचे वाली एग्जाम्पल देखिए। शाबाश। ऊपर वाली एग्जाम्पल लिखी हुई है, देयर एग्जिस्ट सम एक्स सच दैट फॉर ऑल वाई एक्स लव्स वाई। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, मतलब देयर इज अ पर्सन हु लव्स एवरीवन इन द वर्ल्ड, क्योंकि एक्स क्या है? एक है। वाई क्या है? बहुत सारे हैं। एक्स क्या है? एक है। वाई क्या है? बहुत सारे हैं। तो देयर इज अ पर्सन हु लव्स एवरीवन इन द वर्ल्ड। एक्स वही रहेगा, वाई बार बार चेंज होता रहेगा। क्लियर हो गई ये बात? सही, आगे देखिए ये वाली एग्जांपल। फॉर ऑल वाई बाहर लिखा हुआ है, देयर एग्जिस्ट एक्स अंदर लिखा हुआ है। तो एवरीवन इन द वर्ल्ड लव, एवरीवन इन द वर्ल्ड इज लव बाय एटलीस्ट 1%, क्योंकि एवरीवन बाहर है और एक्स जो है वो उसके अंदर है, तो एक एक करके हम पिक करेंगे और यहां से ये चीज, तो इन दोनों का डिफरेंस समझ लीजिए। यहां से पहला बंदा उठाया हुआ आएगा, यहां पर कोई एक्स आ गया, तो इसका मतलब यहां और यहां क्या एक्स सेम रहेगा या अलग होता रहेगा? मुझे इधर बताइए, यहाँ एक्स कितने हैं? एक या बहुत सारे? यहाँ एक्स की वैल्यू एक है या बहुत सारी है? ऊपर वाली एग्जाम्पल में एक। कितने लोग कह रहे हैं कि या बहुत सारी है? एक है। नीचे वाले में बताएं एक्स एक है या बहुत सारे हो सकते हैं? नीचे वाले में बताएं एक्स एक है बहुत सारे हो सकते हैं? फॉर एवरी वाई देयर इज सम वन, तो इसका मतलब है एक्स अलग हो सकता है। इज इट क्लियर? फॉर एवरी वाई, जब भी आप वाई पिक करेंगे एक्स की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, लेकिन वो होगी एक ही। क्लियर हो गई बात? ये देख लें। अच्छा, क्वांटिफायर की डुअलिटी भी है आपस में, कि अगर हम इनको देखें तो ये चीज इसके बराबर है। जरा एक दफा देख लीजिएगा। अगर आप फॉर ऑल को देयर एग्जिस्ट के जरिए समझाना चाह रहे हैं, तो फॉर ऑल एक, फॉर ऑल और उस प्रेडिकेट से पहले आप निगेशन लगा दें तो सेम मीनिंग हो जाती है। सेम मीनिंग हो जाती है। फॉर ऑल और उस प्रेडिकेट से पहले आप क्या लगा दें? निगेशन लगा दें, तो सेम मीनिंग हो जाती है। ठीक है, फॉर ऑल और दियर एग्जिस्ट से पहले अगर आप प्रेडिकेट पे नेगेशन लगा दें तो सेम मीनिंग हो जाती है। देखें, आपने बोला फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज लाइक आइसक्रीम, हमने बोला दियर एग्जिस्ट नो एक्स सच दैट एक्स डजंट लाइक आइसक्रीम। ठीक है, कोई है ही नहीं दुनिया में ऐसा जो आइसक्रीम को पसंद ना करता। बिल्कुल अपोजिट आपने बात की है उसी चीज की, लेकिन नेगेशन के साथ। सही है, तो ये कहलाती है प्रॉपर्टीज इसकी। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, तो वो उन एग्जाम्पल को आप जरा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास जब होगी तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। मैं आपको ये एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, देखेंगे कुछ एग्जाम्पल है, ये मैं भी समझा नहीं रहा, ये मैं आपको सिर्फ पढ़ने के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, ये एग्जाम्पल है और ये कुछ एग्जाम्पल ये नहीं, ये देखें 1 2 3 4, ये कुछ एग्जाम्पल है। तो इनमें सिर्फ मेन कॉमन चीज क्या है कि आपने इसको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। और एक फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को लिखने के एक से ज्यादा तरीके भी हो सकते हैं। एक फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को लिखने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं, कि भाई पर्सन के लिए किसी ने पी लिख दिया, किसी ने पूरा पर्सन लिख दिया। लेकिन अगर एक सिनेरियो बेस्ड फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक है तो आपने सेम लिखना है। जैसे यहाँ पर पर्सन है तो यहाँ पर भी पर्सन होना चाहिए। जैसे ये देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल को देख लें, ये देखिएगा, लूसी इज अ प्रोफेसर।
अब ये कोई फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक नहीं है, सिंपल क्या एक फैक्ट है, क्योंकि लूसी एक बंदे का नाम है और वो प्रोफेसर है। तो आपने सिंपल क्या किया, ये देखें, इस प्रोफेसर लूसी, आपने इस प्रोफेसर का प्रेडिकेट बना दिया। समझ में आ गई ये बात? अब इसमें कोई फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, कोई एंड, कोई और, कोई कनेक्शन, कोई फॉर ऑल, कोई देयर एग्जिस्ट की जरूरत नहीं है। क्लियर? अब आपने इस प्रोफेसर को इस पूरे सिनेरियो में लेके चलना है, क्योंकि ये एक कहानी की तरह है। अब यहाँ पर आ गया ऑल प्रोफेसर आर पीपल, तो यहाँ जो आपने प्रोफेसर यूज किया था वही प्रोफेसर को यहाँ यूज करें। क्या कह रहे हैं? ऑल प्रोफेसर आर पीपल, ऑल आ गया यहाँ पर, ऑल आ गया, तो इसका मतलब है हम लिखेंगे फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ प्रोफेसर इंप्लाइज दैट पीपल। इसका मतलब अगर प्रोफेसर है तो पीपल है, अगर प्रोफेसर नहीं है तब भी पीपल हो सकता है, ये देखिएगा। क्लियर? लेकिन इसकी प्रैक्टिस मांगता हूं मैं आप लोगों से ना, क्योंकि मेरे जितने भी पढ़ा दूं मैं, आप जब तक आप इसको प्रैक्टिस खुद नहीं करेंगे, ये अंडरस्टैंडिंग वो डेवलप नहीं होगी जो होनी चाहिए। अब देखें, वापस जाते हैं, लिखा हुआ है जॉन इज द डीन। अब ये भी एक फैक्ट आ गया। अब जबरदस्ती हर किसी को फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में नहीं लेके आएंगे हम सिंपल प्रेडिकेट लिख देंगे। ये देखें, मतलब फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट नहीं लाएंगे सब में जबरदस्ती। देखिए मैंने क्या लिखा, जॉन इज द डीन, तो जॉन इज द डीन के लिए एक बना लिया डीन का प्रेडिकेट। अब कोई स्टूडेंट यहाँ सिर्फ डीन लिख रहा है, कोई लिख रहा है इस डीन, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है? बस सब जगह सेम होना चाहिए। इस डीन जॉन, तो जॉन इज द डीन। वापस चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, डीन आर प्रोफेसर। तो डीन के लिए ना बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो प्रोफेसर होना चाहिए। अगर एक बंदा डीन है तो ये लाजमी है कि वो प्रोफेसर भी होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हर प्रोफेसर डीन होगा। बात समझ रहे हैं? डीन और प्रोफेसर का मतलब क्या है कि डीन है तो प्रोफेसर है, ये जरूरी नहीं है कि प्रोफेसर है तो फॉरेन डीन भी है। क्लियर हो गई बात? एक यूनिवर्सिटी में डीन कितने सारे होते हैं, 3 4 5 डिपार्टमेंट वाइज, लेकिन प्रोफेसर कितने हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो जब आप प्रोफेसर बन जाते हैं तो फिर आप डीन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आप अप्लाई करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रोफेसर भी हैं तो डीन भी है, तो यहाँ पर इंप्लाइज दैट लगेगा। इसका मतलब है जितने भी डीन हैं वो प्रोफेसर हैं। लेकिन अगर डीन नहीं है कब भी प्रोफेसर हो सकते हैं, तो यहाँ पर भी हमने क्या लिख दिया है, देखें, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ डीन इंप्लाइज दैट एक्स इज प्रोफेसर। सही है? अच्छा ये मैं अभी ये जो है ये वाला देखें, ऑल प्रोफेसर कंसीडर द डीन अ फ्रेंड और डोंट नो हिम। ये मैं क्यों एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी तक हमने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देखा। देखें, ऑल प्रोफेसर फॉर ऑल एक्स कंसीडर द डीन अ फ्रेंड और डोंट नो हिम। ये देखें, फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई, मैं सिर्फ अभी जो मेन फोकस करना चाह रहा हूँ इस चीज पे करना चाह रहा हूँ, पूरा तो मैं समझा ही दूंगा अभी। ये देखें, सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है इंप्लाइज दैट के बाद एक ही चीज हो। ये देखिए क्या लगा हुआ है, और यहाँ क्या लगा हुआ है, एंड, बीच में इंप्लाइज दैट। तो फॉर ऑल के साथ जो मेन कनेक्शन है वो इंप्लाइज दैट ही है, लेकिन इसमें एंड भी आ सकता है और भी आ सकता है। सिर्फ ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, बाकी तो मैं पढ़ाऊंगा ये आपको डिटेल में, लेकिन इस चीज पे फोकस कर लें दोबारा से। सवाल क्या है, ऑल प्रोफेसर कंसीडर अ डीन अ फ्रेंड और डोंट नो हिम। तमाम प्रोफेसर जो हैं हर डीन को अपना दोस्त समझते हैं या उसे नहीं जानते? मतलब अगर जानते होंगे तो लाजमी दोस्त है। तो देखिए हमने प्रोफेसर के लिए अलग प्रेडिकेट बनाया और डीन के लिए अलग बनाया। प्रोफेसर को एक्स कह दिया और डीन को क्या कह दिया, वाई, या एंड लगा दिया कि भाई अगर एक्स प्रोफेसर होगा और वाई डीन होगा तो आगे बढ़ते हैं। ये बात समझ में आ गई है? अगर एक्स प्रोफेसर होगा और वाई डीन होगा तो आगे बढ़ते हैं। ये बात समझ में आ रही है? अब अगर एक्स प्रोफेसर है और वाई डीन है, इंप्लाइज दैट वाई इज अ फ्रेंड ऑफ एक्स और एक्स डजंट नो वाई। या तो ये कंडीशन ट्रू होगी या ये कंडीशन ट्रू होगी। सही है? या दोनों ट्रू हो सकती हैं, और लॉजिक है। क्लियर? अच्छा एक और देख लें आखिरी वाला, फिर बाद में अटेंडेंस लूंगा मैं। ये देखिएगा, ये आखिरी वाला देख लें, बाकी तो आप देख लीजिएगा। लूसी क्रिटिसाइज जॉन। अब ये सिंपल सा प्रेडिकेट है, क्रिटिसाइज का जॉन, क्रिटिसाइज का आप प्रेडिकेट बनाओ और उसमें लूसी कॉमा जॉन लिख दो। ये देखें, इसमें कोई आपने फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? मुझे अटेंडेंस बता दीजिएगा पहले। तलहा सगीर, उरूबा आफ्ताब,
तला सगीर उरुबा आफ्ताब, इस्माइल, तला तजदीद, तलहा तजदीद, तलहा सगीर, तलहा तजदीद, जाजिब, मोहम्मद एहसन, शाइनल, अब्दुल हाई, लगा दी इस्माइल, अब्दुल हाई, अच्छा अब्दुल हाई के बाद है नबील अहमद खान, सईद नसीम, सईद नसीम, हाफिज फाइक, कहाँ चले गए सब, नौशेरवा, मोहम्मद अनस, रहीम, मुबारक, समीर, हुजैफा, ठीक है, मुस्कान, हमजा, समन, सही, मुबश्शिर, जुनैरा, असदुल्ला, नबील अली, हनीफ, मोहतशिम, हारिस, अस्करी, यूसुफ। अच्छा ये 3 लोगों की मेरे पास एब्सेंट आ रही है, तला सगीर, तला तजदीद एंड एहसन, सही। अच्छा जी, तो आपका जो क्विज है वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मैंने अटेंडेंस ली है। अच्छा आप लोगों ने जो पढ़ के आना है उसको देख लीजिए एक दफ़ा नेक्स्ट क्लास से पहले, और संडे तक आप लोगों का शेड्यूल मैं अपलोड कर दूंगा, प्रोजेक्ट का वाइवा किसका किस टाइम है। लेकिन आपको उस पूरे टाइम के दौरान प्रेजेंट रहना है जब तक आपका वाइवा नहीं होता। अच्छा मैं लगाता हूँ, जब तक आपका वाइवा नहीं होता आपने प्रेजेंट रहना है। ऐसा नहीं है कि आप अपने वाइवा के टाइम पे आ रहे हैं, जैसे आपका वाइवा हो जाए फिर आप लीव कर सकते हैं, क्लास अपने दूसरे काम कर सकते हैं, लेकिन वाइवा से पहले आपको प्रेजेंट करना है। मुझे नहीं याद डेडलाइन क्या थी उसकी, 26 है ना, 26 है 25 है, हाँ तो बस 26 है। 26 जो है वो कब की है, संडे की रात तक की, तो मैं मंडे को लिस्ट अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और इनकेस नहीं भी अपलोड की तो ट्यूसडे की सुबह में तो अपलोड हो जाएगी, तो आप लोग देख लीजिएगा किसको किस वक्त अपने ग्रुप पार्टनरों के साथ ऑनलाइन आना है आपने, ठीक है। और तमाम प्रोजेक्ट आपका आपके सामने होना चाहिए, ऑल दो कि मैं वीडियो देख लूंगा, लेकिन फिर भी अगर मुझे कोई सवाल पूछना होगा तो मैं उसी वक्त पूछूंगा। मेन फोकस मेरा कोड पे होगा। अगर डेमो सही होगा आपका, जो आपने डेमो बनाया है और जो वीडियो आपने अपलोड की हुई है उसको आपने प्रॉपर उसके तमाम स्टेप को आपने समझाया हुआ है कि किस तरीके से काम करता है, तो उसके नंबर जो रखूंगा मैं प्रोजेक्ट के 15 में से, वो आपको एज इट इज मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन लाजमी अपलोड कर दीजिएगा 26 तक, अगर लेट हुआ तो फिर उसके मार्क्स डिडक्ट होंगे। अच्छा अभी मैंने क्विज अपलोड किया नहीं है, अभी मैं क्विज अपलोड कर रहा हूँ, उसका टाइम मैंने रखा है 6 बजे तक का, ठीक है। सुकून से कीजिएगा, क्विज लेंदी नहीं है, उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा बस। किसी ने कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए, जो लोग एब्सेंट है उनको भी बता दीजिएगा कि प्रोजेक्ट 26 के बाद अगर कोई अपलोड करेगा तो उसके मार्क्स डिटेक्ट होंगे, और वाइवा 28 को ही होगा, उससे लेट नहीं होगा, क्योंकि 30th को सेशनल की लास्ट डेट है, सही है। आपके 3 क्विज और 3 क्विज और 2 असाइनमेंट के मार्क्स मैंने लगा दिए हैं। क्विज की टाइमिंग अभी बस स्टार्ट हो जाएगी, ये मीटिंग एंड होगी तो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और मैं जो बात कर रहा था वो ये कर रहा था कि देखें असाइनमेंट 2 जो मैंने आपको दिया था जी, क्लास टाइमिंग में होगा, आपको जो मैंने असाइनमेंट 2 दिया था उसमें सारे लोगों ने अच्छा काम किया है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने सही सॉल्व नहीं किया है। जेनेटिक एल्गोरिथम वाला, जेनेटिक एल्गोरिथम वाला जो असाइनमेंट था उसमें बाकायदा एडिशन करनी थी। कुछ स्टूडेंट के नाम मुझे याद नहीं है, अगर याद है भी तो मैं नहीं ले रहा, लेकिन उन्होंने G0 + G1 वाले फॉर्मूले से किया हुआ है,
क्लास में ये बात हाईलाइट की गई थी कि आपको जरूरत नहीं है, वो सिर्फ उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए था, लेकिन फिर लोग G0 G1 वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं। 4-5 स्टूडेंट ऐसे हैं, शायद ज्यादा हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो बुक में एग्जाम्पल हुई है या स्लाइड में एग्जाम्पल है वही एज इट इज कॉपी कर दी। बेटा क्वीन अटैक से निकालना था ना फिटनेस फंक्शन। बेटा क्वीन अटैक हर प्रॉब्लम का फिटनेस फंक्शन का फॉर्मूला अलग होता है, अलग। ये क्लास में बताया था, जिन्होंने नहीं किया उनका बोल रहा हूँ बेटा। वो आखिर में देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। हाँ बेटा वो बात नहीं कर रहा मैं कि टॉप से करना था नहीं करना था। फिटनेस फंक्शन जो लोगों ने निकाला हुआ है ना, वो G0 + G1 वाला फॉर्मूला नहीं था, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम वाला, वो यूज किया हुआ है इसके अंदर। ये बात तो मैंने हाईलाइट की थी क्लास के अंदर कि ऐसा नहीं कीजिएगा, हर प्रॉब्लम का फिटनेस फंक्शन का फॉर्मूला अलग होता है। तो एन क्वीन पजल प्रॉब्लम का फिटनेस फंक्शन का फॉर्मूला है क्वीन अटैक, जो कि मैंने निकालना भी सिखाया था, डायगोनल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। आपको याद होगा ये बात जिन्होंने क्लास ली थी, ठीक है। तो ये जो आप लोगों के मार्क्स कट होते हैं ना असाइनमेंट, वो इस वजह से होते हैं। 3 खवातीन हैं, उनका असाइनमेंट सबसे अच्छा हुआ है लेकिन सेम था। मैंने मार्क्स डिडक्ट नहीं किए सिर्फ इस वजह से कि उनका काम अच्छा हुआ था। लेकिन अगर अब असाइनमेंट 3 या कोई और चीज कॉपी हुई तो मैं 0 दे दूंगा स्ट्रेट। मैंने सिर्फ इस वजह से उनको फुल मार्क्स दिए हैं कि उनका काम मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बिल्कुल लॉजिक से किया हुआ था। पहला असाइनमेंट भी उनका सेम था और दूसरा असाइनमेंट भी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी जो मैं ये मीटिंग एंड होती है तो मैं दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ और आपको समझाता हूँ कि आपको क्विज में क्या करना है, ठीक है। तो दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, मीटिंग एंड हो रही है, मीटिंग एंड हो रही है, दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, क्विज एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको।